हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम DECE 3 का जून 2020 का जो पेपर है उसके आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सेम पैटर्न है दोनों एग्जाम की तरह कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान है, 7 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न है, पहले का क्या, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान प्रदान की जाने वाले जो अंतक्षेप है ना, उनका स्वरूप समेकित क्यों होना चाहिए, हमें ये बताना है। इसका ख है प्रश्न। दूसरा प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास अंतक्षेप प्रदान करने के 5 कारण बताने हैं। नेक्स्ट है, ICDS कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली 5 समस्यात्मक क्षेत्रों पर चर्चा करनी है। अभी दूसरा प्रश्न आएगा, ये इनमें क्या, ऊपर वाले 2 हैं वो छोटे छोटे 5-5 मार्क्स के। नेक्स्ट जो तीसरा है वो 10 नंबर का है, टोटल मिला के 20 नंबर हो गए। अभी दूसरा प्रश्न है, दूसरे का पहला है, विशेष जरूरतें वाले बच्चों के जो माता पिता हैं उनके जो मनोभाव है, उनका वो कैसा मनोभाव का अनुभव करते हैं उनका वर्णन करना है। और इसका ख है, माता पिता के उनके मनोभावों से निपटने में मदद करने के लिए बाल देखभाल कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए। अभी अगला प्रश्न हमारा तीसरे का क्या है, वे 5 विशेषताएं बताइए जो संकेत देती है कि बच्चे को प्रमस्तिष्क घात हो सकता है, यानी प्रमस्तिष्क घात के 5 जो लक्षण होती है ना वो बताने हैं। नेक्स्ट है, घर पे ही बच्चों को प्रारंभिक प्रशिक्षण व उद्दीपन प्रदान करने के लिए माता पिता की सहायता कैसे कर सकते हैं उसका वर्णन करना है। और नेक्स्ट इसका है प्रश्न, जिस बच्चे को दौरा पड़ रहा हो उसे आप कैसे संभालेंगे ये बताना है। अभी प्रश्न संख्या 4 में रहेगा कि एक संदेश देना है, माता पिता को सलाह देनी है। ठीक है, संदेश नहीं सॉरी सलाह देनी है। किस बारे में, एक अति सक्रिय बच्चे से कैसे निपटें, अपने जो बच्चा है अपना बच्चा उसकी भय और दुर्भीति को निपटने में मदद करने के लिए क्या करेंगे माता पिता, अपने दृष्टि दोष वाले बच्चे का सामाजिक व भावात्मक विकास कैसे करेंगे, इस बारे में आपको बताना है। इसके बाद हमें बताना है कि स्वर्ण क्षति वाले बच्चे की मदद के लिए केंद्र में ना शिक्षिका ऐसे कक्षा में बैठने की जो संरचना होती है, कक्षा की संरचना है, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन सुधार कैसे ला सकती है वो बताना है। कुछ 2-4 लाइनों में हमें बताना है। 5 नंबर का मार्क्स प्रश्न रहेगा, तो आपको लगभग कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 कि आप माता पिता को उनके छोटे बच्चों के लिए पौष्टिक आहार के महत्व को समझाने में मदद करना चाहते हैं। इस संबंध में अपने माता पिता के साथ एक बैठक आयोजित की है। ठीक है, उसमें क्या करना है, एक विशिष्ट संदेश बताना है जो माता पिता को संप्रेषित करने के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, संदेश बताना है। उस संदेश को तैयार करने के लिए किन कारकों को ध्यान में रखा वो बताने हैं। फिर इसके लिए जो संचार की एक विधि या अनेक विधियां तैयार जो हमने यूज की ना, उन विधियों के बारे में बताना है। उसके बाद जो हमने संचार की, जो हमारे संचार की विषय वस्तु और संचार के लिए जो सहायक सामग्रियां हैं जिनका प्रयोग करना है उनके बारे में हमें बताना है। अगला प्रश्न है छठे का क्या, बाल विकास केंद्र का प्रबंधन करने से जुड़े कौशलों का वर्णन करना है। नेक्स्ट है, ICDS के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ चुनौतियां बताइए जो कि कार्यक्रम को ना वांछित प्रभाव डालने में बाधक बनती है। जो कार्यक्रम ऐसे चाहते हैं कि भाई देखो इससे ये होना चाहिए, है ना, वो नहीं हो पा रहा है, तो उन उन चुनौतियों के बारे में बताना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 कि निम्नलिखित में से 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुछ ना पॉइंट्स दिए गए, इनमें से 4 के बारे में लिखना है। पहला है, मानसिक मंदता वाले बच्चे की क्या विशेषताएं है वो बतानी है। संचार की जो कार्य नीति है ना उसके रूप में अभियान के बारे में बताना है। इसके बाद हमें मोबाइल क्रैश की अद्वितीय विशेषताएं बतानी है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में मोंटेसरी के योगदान के बारे में बताना है। बाल देखभाल केंद्र में बजट बनाने का क्या महत्व है ये भी बताएंगे। तो मैं अभी इन सारों के आंसर आपको बताऊंगी। और जो ये इसमें ग दिया गया ना 7वें का ग, मोबाइल क्रैश की अद्वितीय विशेषताएं, तो इसके लिए मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। मोबाइल क्रैश की अद्वितीय विशेषताओं के बारे में ही एक पूरा वीडियो है प्रॉपर, तो इसमें अगर मैं बताने लगूंगी ना तो वीडियो और ज़्यादा वैसे ही बड़ा है ना, आधे घंटे से भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर मैं ये वाला आंसर डिस्कस करने लगी तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको लिंक दे दूंगी मोबाइल क्रैश की अद्वितीय विशेषताओं के वीडियो का, उसमें आप चेक कर लीजिएगा इसको। तो चलिए देखते हैं आंसर। पहला हमें बताना, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान प्रदान किए जाने वाले अंतक्षेपों का स्वरूप समेकित क्यों होना चाहिए। अभी इसमें कोई ये नहीं है घबराने वाली बात कि हम जैसे प्रश्न में ढूंढेंगे कि हमें तो इसका आंसर ही नहीं मिल रहा, पूरी बुक में भी देख लिया नहीं मिल रहा। बस इसका आपको एक समेकित का मतलब समझना है कि सारी चीज़ों को
एक साथ मिला के चलना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं ना, उनमें अंतक्षेप जो किए जाते हैं तो समेकित क्यों होने चाहिए। अब ये इसलिए होने चाहिए कि जैसे अभी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो सेवाएं दी जाती हैं, उनका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि क्या स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं बच्चे को, सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होती, उसके अलावा शिक्षा भी होती है, बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, बच्चे का मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, मतलब बच्चे का संपूर्ण समेकित विकास इसके अंदर किया जाता है। इसलिए इसको समेकित होना चाहिए, क्योंकि क्या इससे क्या होगा, अगर हम मानो बच्चे को अच्छा पोषण दे रहे हैं, बच्चा आ रहा है केंद्र में, हम बच्चे को अच्छा पोषण दे रहे हैं, लेकिन बच्चा बस खा रहा है पी रहा है और बस जैसे आ रहा है वैसे की वैसे चला जा रहा है, तो बच्चे को कुछ और तो मिला ही नहीं स्वास्थ्य के अलावा। क्योंकि बच्चे को सिर्फ स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य नहीं चाहिए होता, बच्चे को अच्छा समझो मानसिक स्वास्थ्य भी बच्चे के लिए जरूरी है। जब बच्चे का दिमाग भी तेज हो, संज्ञानात्मक विकास भी होना चाहिए ना। बच्चा जब आए तो सिर्फ खाने के अलावा खाए और खेले ऐसे ना खेल खेल में बच्चे को सिखाना भी जरूरी होता है। बच्चे की जैसे कि आर्थिक स्थिति ऐसी है कि समझो खिलौने वगैरह घर पे नहीं मिल रहे हो, तो वहां पे बच्चों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, खिलौने भी खाना भी, तो बच्चे का विकास अच्छे से होता है। साथ ही बच्चे को अच्छा परिपोषण मिलना भी आवश्यक है, स्नेहपूर्ण, कि सब बच्चे को साथ में खिलाएं, किसी बच्चे को मतलब ऐसे ना रखे कि ना अलग थलग महसूस हो, उसे उपेक्षा ना करे बच्चे की। तो जो हम जब भी बच्चे के लिए केंद्र में या फिर जो बाल्यावस्था हस्तक्षेप में ना कोई क्रिया करे, तो क्या बच्चे के विकास के प्रति समग्र दृष्टिकोण रखें हम उस टाइम, क्योंकि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक विकास ये सारे के सारे ना एक दूसरे से संबंधित होता है। इसलिए हमें बच्चे के जो बाल्यावस्था के दौरान बच्चे का सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए जब जब इसमें हस्तक्षेप हो तो उनको भी बच्चे के विकास के लिए समेकित दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए, ताकि बच्चे का ना सभी क्षेत्रों में विकास संभव हो सके। क्योंकि इसमें क्या है, बच्चों को अच्छा मानसिक व शारीरिक स्तर दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चे की बढ़ोतरी हो रही है, तो बच्चे का धीरे 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 करके, और बच्चे को उस लायक भी बनना है कि आज बच्चा बाल्यावस्था में बाल देखभाल केंद्र में आ रहा है, कल को वो स्कूल भी जाएगा, तो स्कूल जाएगा, उस हिसाब से उसका विकास के प्रति जोर देना होगा, ठीक है। उसके विकास के लिए अनुकूल स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति करना जरूरी होता है। बच्चे की विकास के स्वस्थ विकास की नींव रखने के लिए क्या है, उसकी जो मात्रक स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। माता व अन्य पालनकर्ता दोनों को मतलब ऐसा रहता है कि अच्छा पोषण मिले, अच्छा खाना मिले, स्तनपान, जो बच्चे को स्तनपान कराए, वहाँ टीकाकरण हो, वहाँ पे पूरक आहार, वृद्धि अन्वेक्षण, बाल्यावस्था को सामान्य बीमारियों से बचाया जा सके, प्रबंधन के महत्व, ये सारी की सारी बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस टाइम पे। तो इसलिए क्या है, हर तरह से बच्चों को सीखने के मौके देने चाहिए, बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो, उनकी शारीरिक देखभाल भी हो, उनको प्रेरणा के अवसर भी मिले। ये सारी की सारी चीज़ें बाल्यावस्था में हस्तक्षेप के दौरान बच्चे को समेकित विकास के रूप में दी जानी आवश्यक है। तो ये बच्चे का हो गया समेकित विकास, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास हस्तक्षेप प्रदान करने के ना कारण बताइए, हस्तक्षेप के आधार क्या है, क्यों करना चाहिए, इसके हमें कोई 5 कारण बताने हैं। तो आप लोग पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, ऐसे ये डिटेल में, ठीक है। पहला है गरीबी व इसके परिणाम स्वरूप होने वाले जो सामाजिक आर्थिक अभाव होते हैं ना, वो बच्चे के प्रारंभिक निर्णायक वर्षों में बच्चों को मतलब अभाव की जिंदगी जीने पे मजबूर कर देते हैं। इसलिए क्या बच्चों की क्षमता का विकास नहीं हो पाता, और इसलिए परिवार में स्त्रियां जो होती हैं उन्हें भी आजीविका कमाने में जाना पड़ता है। तो क्या इसीलिए जो प्रारंभिक देखभाल जो के विकास है ना, उसमें हस्तक्षेप किया जाना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, बच्चे में 6 से 8 वर्ष जो होते हैं बच्चे के विकास के, प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास ना, उसमें ये निर्णायक होते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या विकास तेज गति से होता है, और इस समय बच्चे का सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, सारे के सारे विकास इस टाइम तेज गति से हो रहे होते हैं। इसलिए इस समय इनको सही प्रशिक्षण, पोषण, उत्प्रेरक और या फिर समृद्ध भौतिक व मनोवैज्ञानिक परिवेश दिया जाए ना, तो बच्चे को फायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके जरूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर ये सब वातावरण बच्चे को ना मिला है ना, तो उससे क्या होगा, बच्चे के विकास में कुछ हानि भी हो सकती है, और उससे शायद इतनी बच्चे को हानि हो जाए कि बाद में भी उसकी कमी पूरी ना की जा सके। इसलिए बच्चों को अनुकूल स्थितियां मिलनी चाहिए, और बच्चों को प्रोत्साहित करें। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो समेकित जो
प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास हस्तक्षेप है ना, वो प्रदान किए जाने जरूरी हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा, बच्चों को प्यार व परिपोषण देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि ये ना बच्चों का अधिकार है बच्चे होने के लिए, ऐसे नहीं है कि उनको मिलना चाहिए, नहीं, ये उनका अधिकार है, ताकि इससे क्या रहेगा, वे अपनी क्षमताओं को विकसित करने के अवसर ढूंढ सकेंगे बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस बात के निरंतर प्रमाण मिले हैं कि जो बाल विकास हस्तक्षेप है ना, वो प्रभावशाली क्षेत्र है हस्तक्षेप का, ये जो बाल विकास क्षेत्र है, क्योंकि इसमें बच्चे का ना अभाव चक्र को तोड़ सकते हैं। संपूर्ण विश्व में बाल विकास प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा ना पता चला है कि इससे बच्चों का विकास जो होता है ना, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, तो इसलिए इसमें हस्तक्षेप जरूरी है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट रहेगा कि अच्छे से अच्छे परिवार, जैसे कि कितने भी समृद्ध परिवार हो, लेकिन परिवार के अंदर वैसे प्रेरणापूर्ण जो क्रिया होती है ना, वो नहीं कर पाता बच्चा, जैसा कि वो जो एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कर पाता है। तो इसलिए भी ये ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो केंद्र में जाएंगे तो साथ मिलके खेलते हैं, अपनी जो बारी होती है उसकी समझो प्रतीक्षा करते हैं। केंद्र में बच्चे जो होते हैं सार्वभौमिक मूल्य, समानुभूति, सद्भावना, ये सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये ज्यादा जरूरी है। तो हमें 5 पूछे गए, आईसीडीएस के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाले 5 समस्यात्मक क्षेत्रों की चर्चा करनी है हमें। ठीक है, 5 बताने हैं जो कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में समस्या पैदा करते हैं। तो पहला है कि लोग ना इसे सरकारी कार्यक्रम समझ के ना इसकी उपेक्षा करते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग ऐसे मानते हैं कि सरकार का काम है। ठीक है, तो इतना कुछ इसके अंदर खास नहीं होगा। क्यों, आजकल जैसे स्कूलों में भी हम देखते हैं सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, है ना। इस तरह से क्या है, लोग क्या करते हैं, इन कार्यक्रम जो कार्यकर्ता होते हैं इनकी हेल्प भी नहीं करना पसंद करते। उनको खुद से जैसे कुछ बताया जाता है तो भी ध्यान से नहीं सुनते हैं, है ना। और कुछ जैसे बैठकों का आयोजन करेगी, सोचते हैं आंगनबाड़ी का, तो वो सुनते ही नहीं है। मतलब इसको ऐसे ऐसे रहता है ना कि जो चीज मिल रही है, फ्री में मिल रही है, तो लोगों को उसकी कदर नहीं होती। तो ये एक दिक्कत है बड़ी। इस टाइप से इसमें आप कुछ लिख देंगे, 5-7 लाइनें ऐड कर देंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का निम्न शैक्षिक स्तर, यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आपने देखा होगा जब वैकेंसीज निकलती हैं कि 8वीं पास 10वीं पास। अब बताओ 8वीं 10वीं पास है तो अब ऑब्वियस सी बात है, लोग अपने बच्चों को भेजेंगे तो दिमाग में सीधा सा यही आएगा उनके कि जो खुद को जितना नहीं पता है वो बच्चों को क्या सिखाएंगे, है ना। तो ये भी एक समस्या है कि उनका ना थोड़ा शैक्षिक स्तर है ना वो कम है, तो उसमें कम पढ़े लिखे होते हैं। तो इस वजह से क्या रहता है कि कार्यकर्ताओं को कुछ ज्यादा जानकारियां भी नहीं होती। और कई कई जगह तो ऐसे होता है कि जहाँ पे अगर शिक्षा का स्तर कम हुआ तो वहां पे कोई जैसे अनपढ़ या 5वीं पास, उसको भी, उस स्त्रियों को भी कार्यक्रम के अंतर्गत ना शामिल कर लिया जाता है। तो उससे क्या उनको जो कार्यक्रम होता है ना उसे समझने में भी कठिनाई होती है ना। लेकिन क्या है कि बस क्राइटेरिया उतना ही है तो भर्ती हो गए, अब काम के जैसे चल रहा है, सरकारी काम है, चल रहा है, चलने दो। तो इस तरह से क्या ये एक दिक्कत है, तो अपना कार्य ना ढंग से नहीं कर पाती है ये आईसीडीएस कार्यक्रम। नेक्स्ट तीसरा है, आंगनबाड़ी केंद्रों में अपर्याप्त स्थान। अभी क्या है, जो केंद्र बनाए जाते हैं आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत, आंगनबाड़ी जैसे शुरू की, अब वहां पे क्या आंगनबाड़ी के लिए केंद्र बनाएंगे तो क्या करते हैं कि एक जगह देखेंगे ना, तो अभी हम अपना जैसे किसी ने खोला, स्कूल खोला, तो पूरा का पूरा ये इतने रूम होंगे, इतना ये होगा, ग्राउंड होगा। और आंगनबाड़ी के लिए क्या एक कमरा होगा बस, और ग्राउंड होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, है ना। उसी में बच्चे बैठे हैं, उधर साइड में खाना बन रहा है, तो जगह की कमी होती है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट इसकी समस्या क्या है कि जब आंगनबाड़ी के काम होते हैं ना, उससे ज्यादा ये नहीं देखेंगे काम पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा ये देखेंगे कि अच्छा रिकॉर्ड में लिखा है काम हो रहा है तो हो रहा है ना, चेक नहीं करते हैं। और रजिस्टर भर लिए बस, ये चीजें, इनकी जांच पे ज्यादा बल दिया जाता है, ना कि काम को देखा जाता है। अगली इसकी क्या समस्या हो सकती है, क्रियाएं जो आयोजित करने के लिए सामग्री होती है ना, अपर्याप्त होती है, क्योंकि इन लोगों को क्या मतलब इतना पैसा खर्च कर किया नहीं जाता है ना, अनुदान वगैरह से भी कम पैसे मिलते हैं। तो उस वजह से भी इनमें ना समस्या आ सकती है। बच्चों के लिए क्या क्रियाएं आयोजित कराएं, कितनी क्रियाएं आयोजित करवाएं, जो पैसा मिलता है वो रजिस्टर बच्चों के ऊपर, जो थोड़ा बहुत स्वच्छता रख रखाव है इनके ऊपर ही खर्च हो जाता है ना। बाकी के सामान वगैरह लाए जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ बच्चों के जो घर के आसपास जो होते हैं ना, केंद्र के आसपास घर होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ वो दे देते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, इससे बच्चे का जो स्वास्थ्य और पोषण है ना, उसके लिए तो किया जा सकता है, लेकिन बच्चों के लिए और जो क्रियाएं होती है ना, उसके लिए सामान कम होता है, बहुत कम मात्रा होती है उसके लिए। तो ये इस वजह से भी क्या है, इसके जो क्रियान्वयन है ना, उसमें ये जो समस्याएं ना आ सकती है। तो ये 5 समस्याएं हो गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि दूसरे का क्या है, विशेष जरूरत वाले जो बच्चे हैं उनके माता पिता जिन मनोभावों का अनुभव करते हैं, उन मनोभावों के बारे में बताना है, यानी कि वो क्या क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो माता पिता होते हैं ना जिनके बच्चों को ये दिक्कत होती है,
तो वे उनको ना ऐसा लगता है कि मानसिक आघात पहुंचता है कईयों को। तो मतलब वो ये मतलब समझना ही नहीं चाहते हैं, या समझो कि समझ के भी अनजान बनते हैं ऐसा, या फिर उनको आघात पहुंचता है कि उनको सदमा सा लग जाता है कि अच्छा हमारा बच्चा अपंग है। उसके लिए कभी कभी तो खुद को भी दोषी मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, उन्हें लगता है उन्होंने कोई पाप कर दिया है, इस वजह से भगवान ने उनको ना ये फल दिया है। ऐसी स्थिति में माता पिता जल्दी उबर नहीं पाते हैं। और जैसे कि जिन बच्चों की जो अपंगता होती है वो ढंग से मतलब दृष्टिगत नहीं हो, तो ऐसे बच्चों के माता पिता तो ये मानते ही नहीं है कि अपंग है, ठीक है, यूं उनको बस लगता है और बच्चे को फोर्स किए जाते हैं कि ये करना है, ये करना है, ठीक है, अलग से व्यवहार करना है, वो मानने की सोचते ही नहीं है क्योंकि उनको ऐसा मानसिक आघात लग जाता है। तो ये एक उनकी जो मनोभाव है। दूसरा क्या, लेन देन का नजरिया। इसमें क्या रहता है कि बच्चों को ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे में जो भिन्नता है ना, तो उन्हें कई विचार आने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उन्होंने ना पिछले जन्म में पाप किया है, उस वजह से उन्हें घर पे ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। तो वो क्या है, जो अंधविश्वास वगैरह है ना, उनमें विश्वास करने लग जाते हैं। और क्या, अन्य लोग जैसे कोई कुछ भी जो सुझाव देते हैं ना, वो ही मानने लग जाते हैं। और उसके लिए कोई भी कार्य करते हैं ना, कभी मंदिर में पूजा पाठ, कभी कुछ कभी कुछ। फिर क्या करते हैं, जो उन्हें लगता है कि हम दूसरे बच्चों के लिए ऐसा अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है कि शायद हमारा बच्चा ठीक हो जाए, तो उसमें क्या कई संस्थाओं के साथ जुड़ जाते हैं, तो उनको ये सब काम में उनकी मदद करते हैं, बच्चों की कुछ अनुदान वगैरह देते हैं। तो ये चीज क्या है कि लेन देन का नजरिया होता है कि भगवान से पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान, और भगवान से उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे को ठीक करे। या फिर जो जिन और बच्चे जो ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनके पास कोई कमी है, उनकी मदद करते हैं, तो मन में सोचते हैं कि हमने इनकी मदद की तो क्या पता हमारे बच्चा भी सुधर जाए। तो ये एक मन लेन देन का नजरिया हो गया। लेकिन ये क्या सही नहीं है, क्योंकि इससे ये डॉक्टर के पास ना ले जाके अपने मतलब जो है किसी की भी बात मान लेते हैं, और ये झाड़ फूंक इन के चक्कर में भी जो फंस जाते हैं और अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है रोष। तो इसमें क्या है, रोष का मतलब बच्चे के ऊपर गुस्सा आता है उनको। वे बच्चे क्या देखेंगे कि बच्चा ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, तो उसको संभालने में परेशानी होती है। थोड़ा और बड़ा हो गया तो और उनको गुस्सा आने लग जाता है। कभी वो कड़वाहट, अप्रसन्नता, मानसिक आघात, मतलब ये सारी की सारी चीजें अभिभावक के दिमाग के ऊपर बैठ जाती हैं, है ना, तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि कभी कैसे डॉक्टर से बात करेंगे तो गुस्से से करेंगे, बच्चे के साथ खुद करेंगे तो भी करेंगे, किसी और के साथ, किसी से भी बात करेंगे तो वो गुस्सा, है ना, वो चिड़चिड़े नाराज हुए रहते हैं, मतलब ऐसा ही महसूस करवाते हैं। या फिर उनको देख के पता लग जाता है कि इनका बच्चा ऐसा है ना, तो ये इनका दिमाग ना थोड़ा सा ऐसे हो गया कि ये हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं और हमेशा गुस्सा करते हैं किसी ना किसी के ऊपर, है ना, किसी किसी के ऊपर भी कर सकते हैं वो। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा ही है या फिर कार्य करता है, कोई नहीं, वो मतलब जब भी इस चीज की बात छिड़ेगी ना उनके बच्चे के ऊपर, तो वो उसी के ऊपर ये रोष प्रकट कर सकते हैं। कई बार तो वे जो बच्चा है उसे ही जब उसका जन्म हो तो ही भला बुरा कहने लग जाते हैं कि है ना, किस घड़ी में जन्म लिया था तूने, तो उसे मार पीट भी करने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इनके अंदर अवसाद। अवसाद मतलब क्या है कि इसमें एक अवसाद क्या है, मानसिक बीमारी होती है ये, है ना। इसमें क्या है, माता पिता ये सोचते हैं कि मतलब परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर दबाव परेशानी का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छा अब तो ठीक है ना, बाद में मेरे हम चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चे का हमारे पीछे से कौन ध्यान रखेगा। तो इस तरह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि अवसाद कहलाता है। तो ये भी एक उनकी मानसिकता है। एक है स्वीकार्यता। तो कई बार क्या रहता है कि बच्चे क्या करते हैं कि मानना ही नहीं चाहते हैं माता पिता कि हमारे बच्चे को कुछ बीमारी है ना। विकलांग अपंग बच्चों के माता पिता जैसे वो बात के साथ उनके साथ कार्य करेंगे ना, तो उनको ये महसूस ही नहीं होता है कि हमारा बच्चा ये है, क्योंकि उसके लिए क्या है कि अब माता पिता कभी ये थोड़ी ना चाहेंगे हमारे बच्चे में ये कमी हो, है ना। तो इस वजह से भी उनका ये हो जाता है कि अच्छा थोड़ी सी कमी है, अरे नहीं ये तो ठीक हो जाएगी, इस तरह से क्या स्वीकार ही नहीं कर पाते अपने जो बच्चे हैं ना उसकी कमी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक मतलब जो मनोभाव है उन माता पिता का। अब हमें बताना है कि जो ये माता पिता की मनोभाव है, इनसे निपटने के लिए बाल देखभाल कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए, हमें वो बताना है। तो इसमें क्या है, माता पिता जो होते हैं ना, कई तो जो शर्म के कारण ही अपने शहर के आवासीय स्कूल में भेज देते हैं कि किसी को पता ही ना चले ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जो अपंग बच्चा है तो उनके माता पिता अवसाद से ग्रस्त हो तो उनको उनसे बात करें, सकारात्मक पहलू दिखाएं, उनको ये नहीं कहें कि तुम्हारा बच्चा ऐसा, नहीं, उनके दिखे अच्छा ऐसा है लेकिन यहाँ पे ना हम कोशिश कर रहे हैं ना, तो देखो कोशिश करने से इसने भी ये किया, है ना, अच्छी चीजें बताएं।
उससे उनसे ऐसी बात करें, बच्चे की कमियों पे बात करने के बजाय बच्चे की उपलब्धियों के बारे में बताएं। माता पिता को कहें कि है ना आप ही ऐसे रहोगे डिप्रेशन में तो बच्चा कैसे करेगा, ये एक चीज है कि जिससे कि माता पिता का ना थोड़ा डिप्रेशन कम हो सकता है। उन्हें ये कहें कि अच्छा ये एक दो ही तो प्रॉब्लम है, इसके अलावा तो जो आपके बच्चा है ना वो देखो सारी चीजें ऐसे करता है जैसे सामान्य बच्चे करते हैं, है ना। तो इसलिए अपने जो बच्चे हैं उनके साथ धैर्य प्यार परिपोषण से रहो, आप भी अच्छे रहोगे, आपको भी टेंशन नहीं रहेगी और आपके बच्चे को भी अच्छा सा स्नेहपूर्ण वातावरण मिलेगा। ये सारी चीजें माता पिता को हम बता सकते हैं, है ना। और या फिर क्या कर सकते हैं कि जो माता पिता को हम देखें कि क्रोध वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम उनको समझा सकते हैं कि क्रोध करने से हो थोड़ी जाएगा कुछ, वो ठीक तो हो नहीं जाएंगे। तो इस वजह से हम कुछ ये बातें हैं जो माता पिता को बता सकते हैं, उससे उनको इन चीज़ों से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। उनको कमियों, अपने बच्चे की कमियों के बजाय उनकी अच्छाइयाँ बताएं, उनको बताएं कि माता पिता जो माता पिता हैं, आप अगर ऐसा व्यवहार करोगे तो बच्चे के लिए सही थोड़ी ना है। बच्चे की जो रुचियां होती हैं उनको देखो, उनके अनुसार बच्चे का विकास करवाओ, बच्चों को शर्मिंदगी महसूस मत करवाओ, है ना। ये चीजें बता सकते हैं हम उनको, ताकि क्या माता पिता को भी अच्छा लगे और वे बच्चे के विकास के लिए प्रयासरत रहें या फिर प्रयास करें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 3 है, वे 5 विशेषताएं बतानी है जो संकेत देंगी कि एक बच्चे को प्रमस्तिष्क घात है। ठीक है, प्रमस्तिष्क घात के क्या क्या लक्षण है। अभी मानसिक मंदता, जिस बच्चे में मानसिक मंदता है तो वो उसे प्रमस्तिष्क घात हो सकता है। दृष्टि दोष, बोलने संबंधी जो दोष होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विकार हो सकता है, दौरे पड़े, स्वर्ण दोष हो या फिर इनमें से एक या कई लक्षण हो, ये सारे के सारे प्रमस्तिष्क घात के लक्षण है। इनसे हमें पता लग जाता है कि जो बच्चा है उसे प्रमस्तिष्क घात हो सकता है। अगला हमारा तीसरे कक्ष है, घर पर ही बच्चे को प्रारंभिक प्रशिक्षण और उद्दीपन प्रदान करने के लिए माता पिता की सहायता कैसे करेंगे, क्या सलाह देंगे। तो हम माता पिता को बताएंगे कि बच्चे को ना घर पे ही आप प्रारंभ कर सकते हो प्रशिक्षण देना। इसके लिए आप अपने बच्चे को निगलना सिखाएं, यानी कि जो हाथ, बच्चे का हाथ पकड़े, हाथ में खाना पकड़ाएं, फिर ऐसे कराएं, गिरे तो भी दोबारा से उठाएं, बच्चे को फिर से खिलाएं, बच्चे के ऊपर चिल्लाएं नहीं। ठीक है, बच्चे की खाना खाने में मदद करें, शौचालय का प्रयोग करना सिखाएं, बच्चों को हाथों की क्रियाओं में सामंजस्य करना है ना वो सिखाएं। बच्चे को अगर कम समस्या है तो बच्चे को सालापुर केंद्र जरूर भेजें, ये भी माता पिता को बताएं। लेकिन अगर समस्या थोड़ी ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि घर पे बिठा ले, नहीं, बच्चे को अच्छे से प्रशिक्षण और प्रेरणा देना है ना, तो बच्चे को स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं ना, विशेष बच्चे, उनके स्कूल में भेजे ताकि उनको सही से प्रशिक्षण व प्रेरणा मिल सके। तो ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है तीसरे का, जिस बच्चे को दौरा पड़ रहा है उसे आप कैसे संभालेंगे ये बताना है। तो जो दौरा पड़ता है ना, तो स्कूल के अंदर या घर पे जैसे भी, तो हम क्या देखेंगे, क्या बताएंगे बच्चे के लिए कि बच्चे को जब दौरा पड़े तो उसे हिलाएं, रोके या पकड़े नहीं। ठीक है ना, बच्चा जमीन पे गिर सकता है दौरे के टाइम, तो उसके आसपास की जगह में फर्नीचर या अन्य चीज हटा दें ताकि क्या उसे एकदम से गिरे तो चोट ना लगे। ऐसे बच्चे जिन्हें दौरा पड़ने से पहले कुछ अजीब सी अनुभूति होती है, उन्हें यह सिखाएं कि जब भी ऐसा लगे उन्हें तो तुरंत इसको आसपास किसी को भी सूचना दें, यानी कि घर पे हैं तो माता पिता को महसूस कराएं कि हमें अजीब सा लग रहा है या हमें बताएं। ठीक है, तो ऐसे में वो जमीन के ऊपर किसी जो सुरक्षित चीज का सहारा लेकर बैठ जाएं, है ना। और फिर अगर बच्चे को दौरा पड़े तो बच्चे के सिर को अपने हाथ में ले ले ताकि जब वो गिरे ना तो बच्चे के सिर पे चोट ना लगे। पर बच्चे के सिर को ज्यादा हिलने डुलने से मत रोकिए, ऐसा नहीं कि टाइट कर लो ना, इससे बच्चे के जो शारीरिक क्रिया हो रही होगी ना उसमें दिक्कत आ सकती है। बच्चे के सिर के हिलने की गति के साथ स्वयं स्वयं हिलते रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे को टाइट कर ले, नहीं, बच्चा हिल रहा है तो उसी साइड आप भी थोड़ा बहुत हिले, लेकिन बच्चे को ऐसे बिल्कुल टाइट ना करें। यदि संभव हो बच्चे का सिर एक तरफ मोड़ लीजिए जिससे कि थूक बाहर निकल जाए, और जो श्वास आ रहा हो ना तो उसमें दिक्कत ना आए, नहीं तो क्या थूक अगर गले में अटक गया सांस नहीं आ पाएगी। जब बच्चे के झटके कुछ कम हो जाएं तो बच्चे को करवट में लिटा दे जिससे कि वह आसानी से सांस ले सके। बच्चे के मुंह में ना जबड़े के बीच में कोई सॉफ्ट सी चीज, यानी कि छोटा पतला रुमाल, ये सब डालने का प्रयास करे ताकि वह अपनी जीभ ना काटे। दौरे के दौरान टाइट कपड़े अगर उसके ना तो उनको थोड़ा ढीला कर दें। बच्चे के पास जमीन पे बैठ जाए जिससे कि आश्वस्त अनुभव करे, यानी कि उसे ना ऐसा ना लगे कि मैं अकेला हूँ, डर जाए ऐसा। बच्चे के होश में आने के बाद उसे कुछ देर तक लेटा ही रहने दें। लेटने के बाद जैसे अगर बच्चे को दौरे के बारे में कुछ याद नहीं है, थका हुआ है, तो उससे ना ऐसा जबरदस्ती बात नहीं करें कि क्या हुआ था क्या नहीं, है ना। उससे आराम से शांत स्वर में बात करें, उसे बताएं कि दौरा पड़ा था आपको, पर क्या ये कोई नहीं टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, इस तरह से करें तो उसे अच्छा लगेगा। अगर संभव हो तो उसे उठकर खड़े
जैसे बच्चा हो तो उसकी हेल्प करें, वो खड़ा हो तो किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है जब तक कि बच्चे के माता पिता द्वारा हमें ऐसा कहने के लिए ना कहा गया, क्योंकि क्या है, दौरे पड़ते हैं तो माता पिता बताएंगे हमें। और ये अगर जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा है तो वो लोग ये भी बता देंगे कि है ना दौरा पड़ता है तो उसे ये दिक्कत हो सकती है तो डॉक्टर को बुलाएं। लेकिन अगर ऐसी कोई हमें जो होता है ना इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं तो उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसमें ना कि माता पिता को सूचना जरूर दे देनी चाहिए कि है ना इसको दोहराया था, इस तरह से इसने रिएक्ट किया और ये इतनी देर तक हुआ था। केंद्र के अन्य बच्चों को भी बच्चे के दौरे के बारे में समझा देना चाहिए, जिससे कि क्या है, जब उसे दौरा पड़े तो क्या बच्चे डर जाते हैं कई बार कि अच्छा इसको क्या हो गया, या फिर मजाक उड़ा सकते हैं कि तो ऐसे 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 कर रहा था, तो इस बारे में उन्हें बता दें। तो इससे क्या है कि बच्चों को ऐसा कि उसकी जब देखभाल करें ना और भी शामिल होंगे उसमें, उसके मजाक उड़ाने के बजाय उसकी हेल्प करेंगे। जैसे कि अब फर्नीचर हटाना है हमें तो हम बच्चों को भी कहेंगे बच्चा बच्चा अपनी अपनी चेयर साइड में करो, तो इस तरह से। या फिर देखो इसका हाथ पकड़ के बैठ जाओ 2 मिनट से ना अच्छा लगेगा, इस टाइप से। जब बच्चे को दौरा पड़े तो सबसे जरूरी है हम स्वयं बिल्कुल शांत रहें, घबराएं नहीं, क्योंकि अगर हम ही घबरा जाएंगे तो हम बच्चे को कैसे संभालेंगे। तो ये सारी चीजें बच्चे को जब दौरा पड़ता है ना उसके लिए ध्यान रखने के लिए ज्यादा है। अब हमें निम्न स्थितियों से निपटने के लिए बताना है कैसे निपटेंगे इन स्थितियों से। तो पहला अति सक्रिय बच्चा है, ठीक है, उससे कैसे निपटेंगे। जो अति सक्रिय बच्चा होता है तो ऐसे बच्चों के द्वारा कोई भी काम ना बिना सोचे समझे करने लग जाते हैं। इनमें बच्चे अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, यानी कि बस थोड़ी देर किसी चीज पे ध्यान रखते हैं, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, चौथी चीज, इस तरह। इसलिए वे किसी भी एक चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते ज्यादा देर। इस बीमारी का ना उपचार औषधियों से हो सकता है, परंतु उपचार के औषधियां और उपचार के साथ साथ क्या है, माता पिता व कार्यकर्ता होते हैं ना अपने बच्चे के साथ, उसके व्यवहार को सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न भी करते रहना चाहिए। और ये चीज ये जो प्रयत्न है निम्नलिखित है कि जो बच्चा होता है बच्चे से कोई भी कार्य करवाएं तो बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में उसे निर्देश दें, ताकि आराम से उसे समझ आ जाए। जब बच्चा कोई काम करे तो उसके पास रहें, और जैसे वो करने लगे फिर उसे छोड़ने की कोशिश करे तो तुरंत उसे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो क्रम के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए निर्देश देते रहें। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, बच्चा अगर अच्छे से काम करे, अच्छा व्यवहार करे, तो कहें कि अरे वाह आपने तो देखो पूरा काम कंप्लीट किया है ये, तो उसे पुरस्कार दें। लेकिन ऐसा नहीं है हर बार पुरस्कार दें, जैसे पहले शुरू में 1-2 बार टॉफी दे सकते हैं बट हर बार नहीं, तो ये बच्चे के लिए एक सही आदत नहीं है। तो बाद में क्या करें, जैसे वो कहे तो उसे वेरी गुड बोले, इस तरह से पुरस्कृत करें, तो उसे अच्छा लगेगा, उसकी प्रशंसा करेंगे सबके सामने। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जो बच्चा होता है उसे सबके सामने दंड ना दें। जैसे वो कोई गलती करे ना, जैसे अभी हम खेलने के लिए 5 बच्चों को बुलाया, उसमें से एक बच्चा है खेल रहे हैं, उसने क्या किया, उस खेल को छोड़ के दूसरी में लग गया, दूसरे को छोड़ के हमने लिखवाने के लिए बिठाया, उसे छोड़ के फिर तीसरे में लग गया। तो उसमें क्या है, बच्चे को डांटे नहीं जब बच्चा ऐसा करे, तो उसे क्या ऐसी पनिशमेंट देगी जैसे उसे कहती दीवार के साइड मुंह करके बैठो। बच्चा 2-4-5 मिनट बैठा रहेगा, उसे महसूस होगा कि अच्छा ये सब तो खेल रहे हैं और मेरे को तो अकेले बिठा दिया, है ना। इससे बाद फिर थोड़ी देर के बाद जब उसे पूछें और प्यार से समझाएं कि हमने ऐसा क्यों किया था, ये दंड क्यों दिया, इससे क्या रहेगा, उसे शर्मिंदगी भी नहीं लगेगी सबके सामने, और उसे दंड भी मिल जाएगा, उसे समझ भी आ जाएगा। इसलिए उसे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना। बच्चों को बच्चे जो होता है ना उसके व्यवहार के प्रति अपने व्यवहार में समरूपता लाएं। ऐसा नहीं है कि एक दिन बच्चे ने ऐसा किया आपने कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन क्या कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन फिर गुस्सा हो गए, चौथे दिन फिर कुछ नहीं कहा, ऐसे नहीं। मतलब स्ट्रिक्ट होना है कि देखो ऐसा चलेगा नहीं, और वो भी प्यार से समझाना है बच्चे को, ठीक है। ये सब हम कर सकते हैं अति सक्रिय बच्चे से निपटने के लिए। नेक्स्ट, जो बच्चा डर या दुर्भीति होती है उससे निपटने के लिए बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये डर और दुर्भीति होती है ना, इसका मतलब फियर एंड फोबिया, किसी भी चीज से डर जाते हैं, किसी चीज का फोबिया हो जाता है। इसमें जो डर या भय अधिकतर शैशवावस्था के बच्चे होते हैं ना, शैशवावस्था में, तो इसमें ऐसे संवेगात्मक स्थिति हो जाती है जिसमें जो बच्चा होता है ना वो किसी भी खतरनाक वस्तु या घटना के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यानी कि जैसे शेर का नाम लिया और डरने लग जाएगा, शेर अच्छा, कैट आई, उसी से भी डरने लग जाता है। तो ये चीजें ना बच्चों को अंधेरे, अजनबी, अनजान लोग, अनजान स्थान, जानवर, तेज आवाजें, डरावनी आवाजें, इनसे डर लगता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना धीरे धीरे, वैसे वैसे उनका ये डर खत्म हो जाता है। और इससे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए हमें, तो पहला कर सकते हैं कि हमें ये मतलब कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा जिस चीज से डर रहा है उस चीज को ही वहां से हटा दिया जाए, है ना। वो चीज ही नहीं रहेगी तो बच्चा किस चीज से डरेगा। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो क्या बच्चे को उस चीज से, उस जगह से दूर लेके चले जाएं, और थोड़ी देर के बाद बच्चे से बात करें कि अच्छा इस चीज से डर लगता है, अच्छा क्यों लगता है, क्या किस तरह से, क्या सोचते हो आप इस चीज को देखते हो, तो क्या इससे बच्चे की टेंशन कम होगी, बच्चा अपनी मन की बात बताएगा, फिर हम उसे समझा भी सकते हैं कि ये देखो ऐसे करके देखो, है ना, इस तरह से बच्चे को। यदि अगर बच्चे का मन ना हो ना इस बारे में बताने का, हम पूछें तो बच्चे के साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, बच्चा इससे और ज्यादा डर सकता है।
बच्चे को प्यार से समझाने से शायद उसका जो स्वभाव है ना उसमें डरने के स्वभाव में अंतर आ सकता है, इसलिए कोशिश करें प्यार से समझाएं। जो बच्चा होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, धीरे धीरे उनमें डर ये कम हो जाता है, इसलिए क्या हमें प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। तो इससे क्या डर व दुर्भीति होती है ना, ये फोबिया, इससे बच्चे निपट सकते हैं, बच्चों के डर से हम निपट सकते हैं, इनको बचाया जा सकता है। अभी नेक्स्ट हमारा है स्वर्ण दोष वाले जो बच्चे हैं, इनके लिए कक्षा में बैठने के लिए जो संरचना है, बैठने की व्यवस्था में ना एक अध्यापिका किस तरह से परिवर्तन कर सकती है। तो इसमें क्या है, मैंने एक दो चार पॉइंट लिखे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने वाली बस इतनी सी बात है कि कक्षा में टीचर है ना, जब बच्चे को बिठाए तो थोड़ा पास बिठाए अपनी तरफ, ठीक है, अपने पास बिठाए, लाइन में सबसे आगे बिठाए, बेंच है वो थोड़ी अपने पास कर ले अपनी चेयर के पास। ऐसा नहीं है कि बच्चा है वो 4 फीट पीछे बैठे हैं, बेंचेस शुरू हो रही हैं। अब नॉर्मल बच्चे फिर भी हल्का फुल्का कुछ सुन ले, जो स्वर्ण दोष वाला बच्चा कैसे सुन पाएगा, ठीक है। तो उसे आगे की बेंच पे बिठाए, और आगे की बेंच है ना वो थोड़ा जो हमारी जो चेयर होती है ना टीचर की, उसके पास रख लें साइड में भी, या फिर बच्चे जो स्वर्ण दोष वाले बच्चे हैं उनकी जो चेयर या बेंच होती है उसको अपने पास भी साइड में लगा सकते हैं, ताकि जोर से बोलें, बच्चों के पास जाकर बोलें। बच्चों के पास जाके बोलेंगे ना तो उससे भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों का हमारा जो बच्चे का चेहरा होता है ना, वो हमारा चेहरा बच्चे की तरफ होना चाहिए, और बच्चे का बिल्कुल सीध में, ठीक है, इस तरह से हमें खड़े होना चाहिए। बच्चे को इस तरह से बिठाएं कि जब हम खड़े होकर पढ़ा रहे हो या बैठ के पढ़ा रहे हो ना, तो हमारा चेहरा बच्चे देख सके आराम से, इतने पास बैठाना चाहिए, ताकि क्या, अगर उन्हें हल्का फुल्का सुन रहा है, नहीं सुन रहा, तो वो जो हम हमारे बोल रहे हैं ना, तो हमारे होठ को होता है ना ओष्ठ पठन, होठ को पढ़ के हमारे चेहरे के हाव भाव देख के समझ सके कि हम ना क्या पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चे को। बच्चे को बोर्ड पे लिख दें, उससे भी बच्चा बोर्ड पे देखेगा, और हम बोल रहे होंगे तो हमारे हाव भाव को देख के बच्चा समझ जाएगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं। इशारों से बच्चे को समझाएं। अन्य बच्चों को उसकी मदद के लिए भी बोल सकते हैं, जो उसके अगल बगल में बैठे ना उसकी हेल्प के लिए बोल सकते हैं। तो ये कई चीजें हैं जो हम कक्षा में ना बच्चों के लिए कर सकते हैं, स्वर्ण दोष वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट है एक दृष्टि दोष वाला बच्चा, उसके सामाजिक व भावात्मक विकास है, उसके लिए हमें क्या करना है। यानी कि एक बच्चा है, उसके अंदर अगर मानो कि वो देख नहीं सकता है, वो देख नहीं पाएगा, तो हम ऐसा क्या करें कि उसका सामाजिक व भावात्मक विकास हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो बच्चा है उसको ऐसी कोशिश करेंगे, जो समाज के लोग हैं या फिर घर से ही प्रेरणा प्रारंभ कर दें, कि उनके साथ ना ऐसा सकारात्मक व्यवहार किया जाए, उनको जो पालनकर्ता द्वारा स्नेहपूर्ण, प्रोत्साहनपूर्ण, सहायक अंतःक्रियाएं रहें, जिससे कि बच्चा क्या अपने जो वातावरण है ना उसके साथ सामंजस्य बिठा सकता है। दृष्टि दोष वाला बच्चा है, उसे समाज में कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं, इनके जो सामाजिक भावात्मक विकास के लिए हम निम्न प्रयास कर सकते हैं। अगर बच्चे को पालनकर्ता स्नेहपूर्ण, पालन प्रोत्साहनपूर्ण व सहायक ऐसा वातावरण देगा, तो बच्चा अस्वस्थ रहेगा और दूसरों के साथ स्नेहपूर्ण संबंध बना सकता है। बच्चों की कमी के कारण उनकी उपेक्षा कभी नहीं करें, इससे क्या है, उनका सकारात्मक जो अनुभव होता है ना वो नहीं मिल पाएगा, जो कि बच्चों को फिर एक रहता है ना कि अब बच्चों में एक उदासीनता ला देता है, कि बच्चे वही फील करेंगे कि हमें बार बार अपमानित किया जा रहा है, तो नकारात्मक अनुभव मिल रहे होते हैं उन्हें। तो ये सब चीज़ सही नहीं है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि उनको ऐसे बोला जाए कि अच्छा, अरे कोई बात नहीं, तुम तो ऐसा कर सकते हो, मतलब उनको अच्छे से एक रहता है ना सकारात्मक माहौल प्रदान करें हम। सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनको भी क्या करना चाहिए कि जो ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे दृष्टि दोष वाला बच्चा है, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करे, ऐसा उसे नीचा ना दिखाए किसी भी बात के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर। और अगर हो सके तो क्या करें कि बच्चों को स्पेशल जो बच्चे होते हैं ना उनके स्कूल भेज दें, तो उनमें तो बच्चा और भी कई चीज़ें कौशल प्राप्त कर सकेगा, और भी बच्चे उसी की तरह रहेंगे, तो सब बच्चे एक दूसरे के मनोभाव को ना समझते हैं। तो बच्चे को ऐसा काम करें कि बच्चे के बच्चा सबके साथ स्नेहपूर्ण संबंध बना पाए, और उनको ना ऐसे रहता है हतोत्साहित करने के बजाय उनको उत्साहित बनाएं। बच्चों को मतलब सिखाएं कि दिखता नहीं है तो क्या हुआ, परेशानियों का सामना करना सिखाएं उन्हें, उन्हें किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित करें, उनके ऊपर ना एक रहता है ना टिक्का टिप्पणी करने के बजाय उनके उत्प्रेरण का कारण बने। इससे क्या है, बच्चे को ये लगेगा अच्छा नहीं, समाज में सब लोग ना एक जैसे नहीं है, हम भी ये कर सकते हैं, देखो अब हमें इसने ये कहा, इसने ये कहा। तो इससे बच्चा क्या है, सामाजिक भावात्मक विकास अच्छे से कर पाएगा, और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में ये चीज़
योगदान करेगी। और सबसे अच्छा योगदान रहेगा इसमें इनको ना एक अगर इनमें जैसे दृष्टि दोष कम है तो शालापुर क्षेत्र में केंद्र में जरूर भेजें। इससे भी क्या वहाँ बच्चों के साथ रहेगा तो सामाजिक भावात्मक विकास बढ़ेगा। पहला तो माता पिता के साथ अगर रहेगा, अच्छा जो स्नेहपूर्ण वातावरण मिला तो इनका सामाजिक भावात्मक विकास बढ़ेगा। दूसरा शालापुर केंद्र में जाएंगे तो इनका जो सामाजिक विकास होगा वो इस केंद्रों में जाने की वजह से और बच्चों के साथ क्रिया करने से बढ़ेगा। अगर भाई ज़्यादा ही अगर उनको दृष्टि दोष है तो स्पेशल बच्चों के स्कूल जा सकता है, तो वहाँ पे भी अन्य बच्चों के साथ अंतर क्रिया करेगा, तो उससे तो सामाजिक भावात्मक विकास बच्चे का होगा ही होगा। तो इस तरह से कुछ प्रयास कर सकते हैं बच्चे के विकास के लिए। अभी हमारा अगला प्रश्न था कि जो हम जो आहार, संतुलित आहार के लिए ना घर पे कैसे संतुलित आहार तैयार करना है, ये हमें ना एक देना था कि बैठक आयोजित करनी है माता पिता के साथ और उसमें संतुलित आहार के ऊपर एक संदेश देना है। तो उसके लिए पहला हमें संदेश क्या देना है, हमें ये बताना है। तो हम इसके लिए एक संदेश चुनेंगे, तो वो संदेश है शालापूर्व बच्चों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार योजना घर पर कैसे तैयार करें, ये रहेगा हमारा संदेश। ये 2 मार्क्स का है, तो इसमें इतना ही लिखना है। इसमें थोड़ा बहुत अगर कि एक और लिख दो कि आहार कैसे तैयार, आहार योजना घर पर तैयार कैसे करें, आहार कैसे बनाएं, वो भी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं। नहीं, एक संदेश काफी है। नेक्स्ट हमें बताना है कि जब ये संदेश देंगे, ठीक है, तो इसके लिए जब ये संदेश देंगे, संप्रेषित करेंगे, तो किन कारकों को ध्यान में रखना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, बच्चे की जरूरतों को देखना है, बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना है कि भाई आर्थिक, जैसे वहां पे लोग हैं केंद्र में आ रहे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अब हमने मानो बता दिया कि है ना 50 रुपए लीटर भाई गाय का दूध लाओ, अब किसी के पास नहीं है ना, इतने पैसे नहीं है, तो मतलब ऐसी चीजें बताएं कि जो वहीं पे आर्थिक स्थिति से उपलब्ध हो उनकी, मतलब ज्यादा पैसे भी ना लगे और जो आहार होता है ना पौष्टिक आहार भी बना पाए माता पिता। तो सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिति का ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों की जरूरतें जो उनकी उम्र के हिसाब से सही हो, यानी कि ये चीजें हम बताएंगे कि आहार देने के लिए ये इनके लिए संतुलित आहार में ये चीज होनी चाहिए जो कि इनके उम्र के हिसाब से सही है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि बच्चों की जो सामाजिक स्थिति की वहां पे खाने की कौन कौन सी परंपराएं क्या है, जैसे कि कई लोग मांसाहारी रहते हैं, कई शाकाहारी रहते हैं, तो उस हिसाब से हमें संदेश बनाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम आहार के लिए संदेश जो देंगे, इसकी योजना बनाएंगे, कार्यान्वयन करेंगे इसका, तो इसमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ बताएंगे कि जो आराम से सब लोग बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, वो बताएंगे। नेक्स्ट है सभी बच्चों, जो बच्चे होते हैं उनके सभी खाद्य वर्ग के पोषक तत्व मिल पाए, तो ऐसे खाद्य जो आहार योजना ना ऐसी बताएंगे हम। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, सारे पोषक तत्व किस चीज से मिले वो बताना है हमें। नेक्स्ट है बच्चों के लिए उनकी पसंद का आहार मिल पाए, क्या बच्चों को कलरफुल ये सब चीजें पसंद है ना, तो जब भी हम संदेश देंगे तो जब उनको बताएंगे ना ये बना सकते हो, तो ऐसी चीजें बतानी है जो बच्चे देखते ही पसंद करें। ऐसा नहीं है बोरिंग सा हमने बोल दिया पालक उबाल के दे दो, नहीं, अगर जैसे पालक देना है तो पालक उबालो, पीसो, रोटी में बना के, इस तरह से कि जो बच्चों को पसंद हो। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है संदेश के लिए। अब इसके लिए संचार विधि या विधियां चुनेंगे। अब एक विधि चुनो तो विधि इसमें लिखा है, या फिर अगर आप एक से ज्यादा चुनेंगे तो विधियां बतानी है। तो हम कौन सी चुनेंगे, हम माता पिता के साथ ना बैठक आयोजित करेंगे। तो बैठक के लिए क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसमें कहानी सुनाना, व्याख्यान करना, ये संचार विधियों का चुनाव करेंगे। तो 3 संचार की विधियां चुनेंगे हम। अभी हमें इसकी विषय वस्तु है, इसमें प्रयुक्त जो सहायक संचार सामग्री है ना उनके बारे में बताना है। तो पहले इसकी विषय वस्तु क्या रखेंगे कि सबसे पहले तो हम उनको आमंत्रण देंगे बैठक के लिए, या तो जैसे कि वो लोग आए पेरेंट्स तब उनको हम बता देंगे, और जैसे कोई नहीं लेने आया तो उसके लिए भी क्या करेंगे, जो उनके पेरेंट्स है ना सब बच्चों के, तो उनको निमंत्रण देने के लिए डायरी में लिख देंगे, डायरी में लिख देंगे। फिर भी अगर किसी के सिग्नेचर होके नहीं आए तो फोन भी कर सकते हैं, लेकिन डायरी में लिखना, और वो आए तब उन्हें बोलना इनफ होता है, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, इसके बाद हम जब वो सब आएंगे तो उनका अभिवादन करेंगे, फिर उसके बाद हम व्याख्यान देंगे पहले जो संतुलित आहार है इसके ऊपर। फिर इसके बाद हम संतुलित आहार के बारे में उन्हें समझाएंगे व्याख्यान में, और उसके बाद प्रोजेक्टर की मदद से इस विषय पर एक कहानी सुनाएंगे। जब कहानी समाप्त हो जाएगी उसके बाद इस विषय पे सभी माता पिता के साथ चर्चा करेंगे और विचार विमर्श करेंगे आपस में, और उनको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि वे अपने घर पर ही उपलब्ध जो सामान है उनसे स्थानीय स्तर पर ही जो आराम से कम पैसों में मिल जाता है ना, उससे कैसे अपने बच्चों के लिए पौष्टिक आहार बना सकते हैं ताकि उनके बच्चे स्वस्थ रह सकें। तो इसके लिए फिर जो संचार सामग्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मैंने तो पेन से बना दिया, पेंसिल से बनाइएगा, थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा, और अच्छे से बना दीजिएगा। मैंने जस्ट समझाने के लिए बनाया कि जैसे प्रोजेक्टर है, अब आप इसमें कुछ और भी बना सकते हैं। प्रोजेक्टर पे क्या आ रहा है, ये संतुलित आहार है, इसके अंदर देखिए दूध है, ये कई चीजें हैं, ठीक है ना, और इसमें संतुलित आहार लिया तो बच्चा कैसा रहेगा, स्वस्थ, ठीक है, प्रोजेक्टर की मदद से हम समझाएंगे। फिर बच्चे को चार्ट दिखा रहे हैं हम,
है ना, सॉरी, माता पिता को चार्ट भी दिखाएंगे कि अच्छा पौष्टिक आहार कौन कौन से, दाल है, साइड में दाल का चित्र बना रहेगा, मैंने तो ऐसे ही टिक लगा दिया, अनाज कोई भी गेहूं, कोई भी अनाज, चावल, है ना, फल सब्जियां, दूध, ये सारे के सारे पौष्टिक आहार है, इस तरह से चार्ट रहेगा। तो ये संचार सहायक सामग्री अपनाएंगे हम। नेक्स्ट हमें बताना है कि जब प्रबंधन करते समय उससे जुड़े कौशल जो होते हैं ना, कौन कौन से कौशलों का हमें ध्यान रखना है, या फिर कौन से कौशल अपनाए जाते हैं जब भी हम क्या करते हैं, जो प्रबंधन होता है ना उसके लिए। तो जब प्रबंधन करते हैं तो उसके लिए 3 प्रकार के कौशल जो होते हैं ना महत्वपूर्ण होते हैं। जो पहला है तकनीकी कौशल, दूसरा है मानवीय कौशल, और तीसरा है संकल्पनात्मक कौशल। ठीक है। तो इसमें जो तकनीकी कौशल है, इसका मतलब हो गया कि जो प्रबंधन में हम देखेंगे कि जो उपकरण या विधियां जो प्रयोग कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे तकनीकी कौशल होते हैं। ठीक है। तो जो प्रबंधन करने वाला होता है उसमें क्या ये तकनीकी कौशल आवश्यक होते हैं, क्योंकि इनसे क्या है, क्योंकि ये जो क्रियाएं होती हैं ना, इनसे करने वाले कर्मचारियों के सीधे संपर्क में रहते हैं। जैसे कि क्या करते हैं कि कोई भी अपना अपना कार्य कर रहा है, ठीक है, जैसे अगर किसी को भी लैपटॉप में अपना कार्य डेटा अगर जैसे इकट्ठा करना है, तो क्या करते हैं कि उसके लिए जो कार्यकर्ता होता है उसको कंप्यूटर या लैपटॉप, प्रोजेक्टर, जो भी चीज़ है वो चलाना आना चाहिए ना। तो ये एक कौशल है, प्रबंधन से जुड़े कौशल, वो आना चाहिए उसके लिए। अगर उसे ये आएगा तो वो क्या है, उनसे जो कर्मचारी वगैरह होते हैं उनसे बात करेगा, और उसके लिए क्या करेगा कि उन सब चीज़ों को फिर नोट करना है ना, तो वो किस तरह से करेगा। तो उसके अंदर अगर उसे पता रहेगा तो किस तरह से वो फाइल बनाएगा, इस तरह से उन्हें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई लेखाकार है तो उसे क्या है, हमने बोल दिया कि भाई उसे जॉब पे अपॉइंट कर दिया और प्रबंधन करना है उसे, लेकिन उसे समझो कि जो लेखे यानी कि जो रसीद वगैरह होती है, इनका विवरण करना होता है, अगर वो उसे आ ही नहीं रहा है तो कैसे करेगा। तो ये एक तकनीकी कौशल होता है जो कि प्रबंधन करते टाइम जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है मानव कौशल। मानवीय कौशल होता है वो इसका मतलब होता है अन्य कर्मचारियों के साथ काम करना, उन्हें समझना, प्रेरित करना, ये मानवीय कौशल होता है। किसी भी संगठन के भीतर प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर इस कौशल की जरूरत पड़ती है। सभी प्रकार के प्रबंधीय क्रियाकलाप जो होते हैं ना, अन्य लोगों से अंतःक्रिया करने के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए मानव कौशल जरूरी होना चाहिए, सब मतलब हमारे अंदर होना ही होना चाहिए। इससे क्या हम अन्य व्यक्तियों के बारे में अपनी अभिवृत्ति, मान्यता, धारणा, इन सब की जानकारी जो होती है ना, वो खुद से हम सोच भी सकते हैं। अगर हमें मानव कौशल होगा तो उनसे क्या हम समझ पाएंगे कि जो ये है, ये आदमी है ना, एक आदमी कितना काम कर सकता है, एक आदमी किस क्षेत्र में काम कर सकता है, ये किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, ये चीजें हमें पता रहेगी तो उस हिसाब से हम उसको काम दे सकते हैं। इसलिए प्रबंधन प्रभावशाली रूप से प्रबंध करने के लिए जरूरी है कि हम अपने मानव कौशलों को विकसित करें। नेक्स्ट कौशल है संकल्पनात्मक कौशल। तो यह कौशल जो है ना संकल्पनात्मक, ये एक मानसिक योग्यता है जो संगठनात्मक जो है ना संगठन, उसके लिए हमें की क्रियाएं किस तरह से आयोजित करें, तो मतलब संकल्पना बनानी होती है सोच के, अच्छा फिर ऐसे करेंगे फिर वैसे करेंगे, तो इसका एक ऐसे नहीं होता क्रमबद्ध, हमें सोच के संकल्पना करके बनाना पड़ता है। इसमें पहचान करने की योग्यता, संगठन की विविध जो हिस्से, कार्य, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। इन कौशलों के द्वारा एक व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि संगठन के एक भाग में होने वाला परिवर्तन अगर हुआ, ठीक है, एक भाग पे होने वाला परिवर्तन दूसरे भाग पे कैसे प्रभाव डालेगा, तो ये सब उनको समझ में आ रहा होता है। जैसे कि बाल देखभाल केंद्र में जो दोपहर का भोजन है, वो उसकी योजना बना ली हमने, संकल्पना करने लगे मानो, तो जैसे हम सोचेंगे ना तो हमें ये अपने आप पता चल जाएगा कि ये करेंगे तो हमारा क्या है, इससे बच्चों को क्या फायदा होगा, इसमें कितना धन लगेगा, हमारा काम कितना बढ़ जाएगा, ये सारी की सारी चीजें दिमाग में तुरंत आ जाती है। तो संकल्पनात्मक कौशल हो गए जो कि प्रबंधन करते टाइम जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है कि आंगनबाड़ी जो ICDS है ना, उसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां, तो ये चुनौतियां क्या क्या हैं। आंगनबाड़ी के जो कार्यों में समस्यात्मक क्षेत्र थे ना, वो ये चुनौतियां, ठीक है, कि चुनौतियां आती है कि लोग इसे सरकारी कार्यक्रम समझते हैं, तो इसलिए क्या इसमें दिक्कत आती है इसे आगे बढ़ाने के लिए। विभिन्न विभागों की जो सेवाएं होती हैं उनमें समन्वय की कमी होती है, मतलब कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें क्या पता नहीं चलता है। इसमें क्या रहता है कि एक क्षेत्र, एक जो विभाग होता है वो कोई कार्य कर रहा है, तो उसमें क्या दूसरे विभाग के ऊपर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, उससे समझ में ही नहीं आता है, या फिर क्या लोग देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया किसी को ये बोल दिया कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसके बारे में, स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता होता है वो स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण के लिए नियमित रूप से जाएं, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे कि उनको नियमित रूप से जाना है, लेकिन जब उनकी जांच होगी ना तो कोई करता ही नहीं है, बस एक बार वो कहेंगे कि अच्छा ये जाना चाहिए, बस हो गया खत्म बात, जाके देखेंगे ही नहीं,
क्योंकि नहीं तो क्या करना चाहिए, जो दूसरे उनके ऑफिसर्स वगैरह उनको जाके उनके साथ देखना चाहिए, नहीं उनको उन्होंने कह दिया बस खत्म, हमारा काम था ये करना, अब तुम्हारा काम है ये करना। मतलब एक दूसरे से ये है ही नहीं, समन्वय ही नहीं है एक दूसरे में कि हमने किया चलो हम ये करेंगे आप भी फिर ऐसे करना, नहीं साथ में नहीं चलते हैं लोग। तो इस वजह से भी एक चुनौती है इसके कार्यान्वयन में। एक है कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनका निम्न शैक्षिक स्तर, क्या उनको शैक्षिक जो योग्यता की कमी होती है, इस वजह से भी क्या जो कार्य वगैरह करते हैं इसमें दिक्कत आ सकती है कि उनको इतना ज्ञान नहीं हो पाता। सामग्री अपर्याप्त होती है, यानी कि जो बच्चों के लिए क्रियाएं करवाएं तो उसके लिए पूर्ण सामग्री नहीं होती है। रिकॉर्ड व रजिस्टरों की जांच से ज्यादा महत्व जो रिकॉर्ड व रजिस्टरों की जांच है उसको कार्य से ज्यादा मानते हैं। यानी कि ये नहीं देखेंगे कि इसमें लिख दिया कि हाँ 50 बच्चों का हमने पूरक पोषण दिया, पूरक आहार दिया पूरक पोषण के लिए, वो देख लिया खत्म बात। ये सोचेंगे या पूछने की कोशिश ही नहीं करेंगे, या फिर ये देखेंगे ही नहीं कि जो पूरक पोषण के लिए जो 50 पैकेट गए हैं बच्चों के लिए, ये गए कहाँ हैं, या यहीं सड़ रहे हैं खराब हो रहे हैं, या एक कोई 5-5 दे दी, ये नहीं देखा जाता, या दिए ही नहीं गए, कुछ नहीं देखेंगे, बस रजिस्टर में लिखा दिए गए 50 तो हो गया खत्म काम। तो ये भी एक दिक्कत है इसका कार्य करने में। नेक्स्ट ICDS कार्यकर्ताओं का निम्न स्तरीय उत्प्रेरण। इसका मतलब होता है कि जो ये कार्यकर्ता होते हैं ये पर्याप्त रूप से ना इनको ये प्रेरणा नहीं होती काम करने की। जैसे पर्यवेक्षक है, नियमित रूप से कार्यकर्ता के कार्य का पर्यवेक्षण नहीं किया जाता, तो उससे क्या है जो कार्यकर्ता होते हैं काम ढंग से नहीं करते हैं। उनको एक रहता है ना कि आज ठीक है कौन सा देखना है कल करेंगे, ठीक है ये हो गया छोड़ इसको छोड़ दूसरा कर लेंगे, तो वो क्या कार्यकर्ता काम में रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए पर्यवेक्षक को भी आंगनबाड़ी में जैसे आने में ऐसा लगता है छोड़ क्या करूंगा, तो पर्यवेक्षक भी ऐसे चेक नहीं करता है। तो इस वजह से क्या रहता है कि जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने जो उनके कौशल है उनमें भी सुधार नहीं आ पाता है। इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है आंगनबाड़ी के जो कार्यान्वयन है ना उसमें चुनौतियां आती हैं। नेक्स्ट हमें बताना है मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलता है ना कि वो बच्चे होते हैं मानसिक मंद है। जैसे बच्चे का बाह्य स्वरूप, बच्चे का बाह्य स्वरूप ऐसा रहता है ना, हमें मानसिक मंदता वाला बच्चा सुन के ही मतलब ऐसे हो जाता है, तो जैसे हमारे दिमाग में बैठ जाता है वैसे हम देखते भी हैं कि बच्चे का जैसे चेहरा सिर हो रहा है हिल रहा है जोर जोर से, बच्चे का जैसे साइड की ओर झुका हुआ है सिर, ऐसे क्या है उसके हाथ पैर पे अपंग हो सकते हैं। इस तरह से बच्चे का बाह्य स्वरूप होता है ना कुरूप सा, ऐसे ऐसे लगता है कि देख के पता लग जाए बच्चे को मानसिक मंदता की बीमारी हो सकती है। बच्चे का व्यवहार, बच्चे का व्यवहार ऐसा होता है कि समझो दूसरे दूसरे सामान्य बच्चों से अलग दिखने लग जाता है। उसमें क्या है बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति, यानी कि बच्चे जो पढ़ते हैं ना बच्चों की योग्यता या सीखने की गति सामान्य बच्चों से कम होती है। इन बच्चों की जो बोलने की क्षमता होती है कम होती है। इनमें संचित जो ताकत होती है ना वो नहीं होती, ताकत की कमी होती है। दूसरों की सहायता के बिना ये अन्य बच्चों के साथ सक्रियता से खेल नहीं पाते हैं। शारीरिक क्रियाएं इनकी बेढंगी होती हैं, जैसे कि झटके के साथ काम करते हैं, असंयमित क्रियाएं करते हैं, दोनों बाहों को एक साथ हिलाने में इनको दिक्कत आती है, आंख व हाथ के बीच समन्वय करने में इनको प्रॉब्लम आती है। बच्चे का अपर्याप्त संतुलन होना या फिर उस वजह से बार बार गिर जाना, चीजें टकराना, चीजें गिराना, चीजों से टकरा जाना। इन बच्चों में सृजनशीलता की भी कमी होती है, इनको कोई भी नई चीज सीखने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत आती है। इन बच्चों में और क्या रहता है जैसे व्यवहार संबंधी समस्याएं होती है, जैसे कि इनका आक्रामक व्यवहार, क्रोधावेश, जिद्दीपन, विनिर्मित व्यवहार, जो विरोध का प्रदर्शन हो करना, ये सारे के सारे जो व्यवहार संबंधी समस्याएं ना इन बच्चों में देखी जाती हैं। तो ये इन मानसिक मंदता वाले बच्चों की विशेषताएं हैं। अभी हमें अभियान के बारे में बताना है, संचार के माध्यम के रूप में अभियान क्या है। अभियान क्या है, ये एक समुदाय के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा ही सूचना देने का सर्वोत्तम माध्यम है या फिर सर्वोत्तम कार्यनीति है कि इसमें एक साथ क्या है बहुत सारे लोगों को सूचना दे सकते हैं। इस अभियान का मतलब है संचार के लिए उपलब्ध प्रत्येक माध्यम का प्रयोग करके सीमित समय में ही अनेक गतिविधियों का आयोजन कर ले, ये क्या होता है अभियान होता है। अभी अभियान के लिए जैसे कि हम बच्चों के लिए शिक्षा का महत्व, अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, पौष्टिक आहार, इन सब के लिए हम ना जो अभियान है उसे आयोजित कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। इसके अंतर्गत क्या है जुलूस रख सकते हैं, नाटक, दीवारों पर संदेश लिखना ये लिख सकते हैं, या फिर जो नुक्कड़ पे क्या बैठकों का आयोजन कर सकते हैं। बैठकों के आयोजन के बाद क्या ड्रामा, बच्चों के लिए ड्रामा हम बच्चों के लिए आयोजित करवा सकते हैं। बच्चों के लिए गीत, नारे, कठपुतलियों का तमाशा बच्चों को अच्छा लगेगा वो हम आयोजित कर सकते हैं। और बच्चों के लिए क्या प्रतियोगिता आयोजित बच्चों के लिए भी, या फिर जो बड़े या फिर जो भी वहाँ पे जैसे सबको हम अभियान कर रहे हैं तो हम समझो कि सड़क पे ही है, कोई 4-5-7 लोग इकट्ठे हुए, उनमें हम प्रतियोगिता करवाएंगे,
उनसे पहेलियां सुनेंगे, इन सब गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। अभी जो हम अभियान चलाएंगे ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है ना कि योजना जरूरी होती है इसकी, ये योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए हमें जो अभियान होता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, समुदाय के बहुत सारे सदस्यों को इकट्ठा कर सकते हैं, या नेता जो लोग होते हैं ना उनकी मदद ले सकते हैं, और उनकी मदद से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अभियान आयोजित कर लेना चाहिए होता है। ठीक है, इसकी योजना बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, समुदाय के काफ़ी लोगों को इकट्ठा करेंगे और फिर उनके साथ बैठक वगैरह आयोजित करेंगे, उनके साथ ये बना सकते हैं। ये ना एक बहुत अच्छा माध्यम है एक थोड़े से समय में बहुत सारे लोगों के लिए, लोगों तक सूचना फैलाने के लिए। और ये जो अभियान होता है एक लगभग ना जैसे 5-7 दिन, जैसे 4-5 दिन से लेके हफ्ते भर तक चलता रह सकता है, मतलब कई दिन तक। इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आयोजित किया और खत्म कर सकते, नहीं, आपको अगर जैसे कई दिनों तक इसकी प्रक्रिया चला सकते हैं कि आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, आज नाटक दिखाएंगे, कल विचार विमर्श करेंगे, इस तरह से कई दिनों तक चला सकते। तो ये एक अभियान है, अभियान के तहत लोगों को संचार का एक माध्यम है जिससे लोगों को हम ना अपने संदेश दे सकते हैं। तो ये अभियान हो गया। अभी हमें जो मोंतेसरी है, मोंतेसरी के विचारों के बारे में बताना है, जो शालापूर शिक्षा के संबंध में। तो मोंतेसरी ने कहा है कि यदि बच्चे को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कराना है तो स्कूल में बच्चे को स्वच्छंद प्राकृतिक अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, मारिया मोंतेसरी ने कहा है। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से व्यक्त करने में सहायता दे। मोंतेसरी के अनुसार हर एक बच्चा अनोखा होता है, हर एक की प्रगति दर होती है ना वो भी अलग अलग होती है, इसलिए बच्चे को स्व शिक्षा की और बढ़ना चाहिए। ठीक है, बच्चों को स्व शिक्षा सिखाएं। मोंतेसरी थे, उन्होंने बच्चों के लिए दंड व भौतिक इनाम के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि इससे क्या बच्चा जबरदस्ती कुछ भी करने की कोशिश करता है इनाम के लिए, चाहे उसे वो चीज आए या ना आए, उसके लिए परिपक्व हो या ना हो। ठीक है, इसलिए इनाम नहीं देना चाहिए। बच्चे के जन्म के 6 वर्ष होते हैं, वो निर्णायक अवधि होती है बच्चे की। तो इस टाइम क्या है, बच्चों के अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का, वास्तविक ऊर्जा का शिक्षकों द्वारा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की इंद्रियां होती हैं वो इस टाइम सक्रिय होती हैं, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सक्रिय इन्हीं प्रारंभिक वर्षों में होती हैं। और ये इंद्रिया ज्ञान का द्वार है, इसलिए इन इंद्रियों की सक्रियता के कारण इस टाइम बच्चा शालापुर जो वर्ष होते हैं ना इनमें तेज गति से सीखता है। इसलिए क्या हमें जो मारिया मोंतेसरी है ना उनके विचार बहुत अच्छे हैं, शालापुर शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मोंतेसरी ने बाल सदन की संकल्पना का विकास किया था। यहाँ जो बाल सदन की स्थापना की, उस बाल सदन में क्या होता था, बच्चे जो होते हैं ना अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा सरल से कठिन की ओर प्रयास करके सीखते हैं। इसमें क्या है, बाल केंद्रित जो पद्धति होती है वो अपनाई गई थी बाल सदन के अंतर्गत। इस बाल केंद्रित पद्धति में क्या करते हैं, बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार काम चुनते हैं, क्रिया चुनते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। पर क्या इन क्रियाओं की संरचना निहित रहती है, इसमें वे केंद्र में जो है व्यक्तिगत शिक्षण नीति होती है, बच्चे साथ में खेलते हैं इसमें। तो ये एक मारिया मोंतेसरी है ना, इसकी इनकी नीति होती है वो बाल केंद्रित नीति है, जो कि इन्होंने बाल सदन की स्थापना भी की थी, जो कि एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा के अंदर। नेक्स्ट हमें बताना है बजट बनाने का महत्व क्या है। बजट क्या है, बजट एक निश्चित अवधि में प्राप्त जो मतलब प्राप्तियां व व्यय, यानी कि कितना धन आया और कितना खर्च किया उसका अनुमान होता है ना, वो बजट होता है। यह प्रत्याशित प्राप्ति व जो प्रस्तावित व्यय है उसका विवरण होता है, जो कि बजट होता है। इस तरह से जो विवरण तैयार करने की प्रक्रिया होती है वो बजट कहलाती है। बजट बनाने का महत्व क्या है, हमें ये बताना है। बजट बनाने का मुख्य कार्य यह देखना है कि हमें धन की प्राप्ति कहाँ से होगी और उस धन को हमें कहाँ पे व्यय या खर्च करना है। बजट जो होता है वो व्यक्तिगत मदों के ऊपर ना व्यय की राशि खर्च करनी है ना, किस पे कितनी करनी है, उसमें सहायक होता है। वह उन चीजों का पता लगाने में मदद करता है कि जिन चीजों पर खर्च किया जाना है ना, उन पे कितना खर्च किया जाना है। अतः बजट योजना बनाने का उपयोगी साधन है, यानी कि बजट जो होता है ना, हम कोई भी योजना बनाए उसका एक महत्वपूर्ण साधन बजट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि किन मदों पर जरूरत से ज्यादा धन खर्च हो रहा है या किन पर यह धन खर्च होना चाहिए था और किस क्षेत्र में ज्यादा खर्च करना चाहिए, है ना। बाल देखभाल जो केंद्र है उनके लिए बजट बनाने का क्या महत्व है कि बाल देखभाल संस्थाएं होती है ना, वो लाभ अर्जित करने वाली संस्थाएं नहीं होती। तो उसमें क्या है, जो धन होता है तो वो ऐसे कि नहीं बहुत सारा धन नहीं आ रहा होता, उसमें सिर्फ दो ही चीज साधन होते हैं धन के लिए, धन आने के लिए, प्राप्तियों के लिए। एक तो कि जो बाहरी स्रोत क्या है, उसमें फंड, कोई फंड दे रहा है, कोई अनुदान दे दे, तो इस तरह से कुछ धन आता है। दूसरा जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता से, अभिभावकों से कहें कि उनसे अनुरोध करें कि शुल्क में वृद्धि कर दो, कि भाई देखो 500 रुपए थे 550 कर दो, देखो कि इतनी किताबें हैं, इतना किराया जा रहा है, ये सब ये चीजें हो रही है ना, इस हिसाब से हमें पैसा चाहिए। तो इस वजह से हम उनसे क्या अनुरोध कर सकते हैं। तो इस दो तरीकों से वहां पे प्राप्तियां होती है। अतः केंद्र के लिए बजट बनाना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये ध्यान रखना होता है कि जैसे किन चीजों पे खर्च करना है, कितना कितना खर्च करना है, किस चीज के लिए धन कहाँ से आएगा, और
धन जैसे ही आ जाए तो केंद्र प्रभारी इसका हिसाब तुरंत रखे, यानी इसका बजट बनाए। जैसे कि केंद्र में कितने घंटे काम होगा, यानी समयावधि कितनी रहेगी, कितने बच्चे इस कार्यक्रम में आएंगे, या जैसे क्या रहता है, कई जगह तो 5 बच्चे रहते हैं, किसी में 10 बच्चे रहते हैं, किसी में 100 बच्चे रहते हैं, तो कितने बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। जो केंद्र होता है शहरी, ग्रामीण या जनजाति किस तरह के क्षेत्र में है, केंद्र में प्राप्त जो पर्याप्त स्टाफ है या नहीं है, केंद्र के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं जो चाहिए ही चाहिए, जैसे फर्नीचर, अलमारी, किताबें या स्थान या और भी जरूरी चीजें, इन सही सब चीजों का ना सही सही जानकारी व विवरण जब बना लेंगे इन पे कि भाई क्या क्या है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरी नहीं है ना, वो चीजें, इन सब का विवरण, इन सब की चीजों के लिए बजट बनाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बजट बनाने का महत्व हो गया है। तो यहाँ पे ये पेपर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो शायद मैं आज और कल सुबह एक वीडियो और डालूं, बाकी उसके बाद फिर DEC 2 का डालना शुरू करूंगी, और DEC 3 के बीच में 1-2 वीडियो बीच बीच में मैं डाल दूंगी, क्योंकि DEC 3 थोड़ा सा ईजी है DEC 2 के मुकाबले। इसलिए क्या DEC 2 के कुछ ज़्यादा वीडियो होने चाहिए ना, जिन स्टूडेंट्स को DEC 2 की तैयारी करनी है वो फिर कल परसों से करते रहेंगे कंटिन्यू, और जिसको 3 की करनी है वो कुछ वीडियो अभी मैंने अभी तक डाल दी, कुछ वीडियो में 2-4 और डाल दूंगी, कुछ 1-2 वीडियो में बीच में भी डाल दूंगी, तो आप सब उनसे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।